अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया गया है और साथ ही उन्होंने इदारों से उनकी कारकर्दगी भी तलब कर ली है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से गैस के नरखों में इजाफे के नोटिस को अगर हम देखें तो ये एक मुस्तहसन कदम है और हुकूमत की जानिब से अगर ऐसा चेक एंड बैलेंस रखा जाए और इदारों से उनकी कारकर्दगी भी पूछी जाए और उनके मनमाने फ़ैसलों पर आंख बंद करके दस्तखत ना किए जाएं तो बहुत सारे मसाइल आवाम की ज़िंदगी से वैसे ही कम हो सकते हैं। यही सूरत हाल गैस के हवाले से भी है कि गैस में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा है और अब फिर 155% इजाफे की समरी वज़ीर आज़म तक गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने महसूस किया कि यह आवाम के साथ ज़्यादती है और उन्होंने इसका नोटिस लिया और साथ ही उन इदारों पर एक सवालिया निशान भी खड़ा किया कि वो अपनी कारकर्दगी बताएं कि वो किस तरह से लोगों पर ये ताज़ियाने बरसाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये जो अथॉरिटीज़ हैं जिनमें नेपरा है या ओगरा है या नादरा है या और भी कई इदारे हैं जो अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बन गई हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के तहत जिस तरह से ये निज़ाम बन गया है कि पहले गैस बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पूरा साल बजट का इंतज़ार होता था, लेकिन अब हर 15 दिन के बाद जो है पेट्रोल की कीमत हो या गैस की कीमत हो या बिजली की कीमत हो, उनमें इजाफ़ा भी होता रहता है। और न सिर्फ ये कि इजाफ़ा होता है बल्कि जो गैस बिजली जलाई जा चुकी होती है उसकी भी 4 माह बाद जो है वो कीमत का तयन करके और पिछली अदायगियाँ भी जो हैं वो आवाम से वसूल कर ली जाती हैं। तो जहाँ तक आपके इल्म में होगा कि ये जो अथॉरिटीज़ कायम हुई थी, ये अथॉरिटीज़ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कायम हुई थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। तो जो जर्नल्स उनके साथ इस साजिश में और इस बगावत में शरीक थे, उन जर्नल्स को नवाजने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने ये अथॉरिटीज़ कायम की थी और हर अथॉरिटी का एक जर्नल जो है वो चेयरमैन था। और इस तरह से ये अथॉरिटीज़ जो हैं उस वक्त बनाई गई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से अपने साथियों को नवाजने के लिए। पहले शनाख्ती कार्ड मुफ्त बनता था, फिर जब नादरा बनी तो शनाख्ती कार्ड पैसों के एवज़ बनने लग गया। पहले गैस की कीमत या बिजली की कीमत में इजाफ़ा साल में एक बार होता था और वो बजट पर होता था, लेकिन जब ये अथॉरिटीज़ बनी तो अब आपके सामने है कि गैस और बिजली की कीमतें जो हैं हर 10 और 15 दिन के बाद और पेट्रोल की कीमत 15 दिन के बाद रिव्यू होती है और उसके बाद उसमें इजाफ़ा होता है। कभी कभी कमी भी देखने में आती है, लेकिन जितनी कमी होती है उसके बाद अगली मरतबा वो कमी भी रिकवर होकर मज़ीद इजाफे में तब्दील हो जाती है। तो इन अथॉरिटीज़ का फ़ायदा क्या है ये तो हुकूमत ज़्यादा बेहतर जानती होगी, लेकिन जो आवाम के सामने इन अथॉरिटीज़ की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये आवाम पर ताज़ियाना बरसाती हैं और ये हमेशा जो है वो काम करती हैं जिससे महंगाई बढ़ती जाती है, आवाम पिसते जाते हैं। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये जो कदम या ये जो नोटिस लिया गया है ये बहरहाल उस हद तक खुशाइंद भी है और रिलीफ़ का सबब भी है जब तक कि गैस की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होता। और ऐसे फ़ैसलों से पहले अगर हुकूमतें और वज़रा इन पर गौर करें या वज़ीर आज़म इन पर गौर करें कि जिन इदारों की तरफ से इस तरह की समरियाँ आती हैं उनकी कारकर्दगी भी पूछी जाए और उनसे इसकी लॉजिक भी ली जाए, क्योंकि इसका जो बराह रास्त असर है वो आम आदमी पे पड़ता है और आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उस पर मज़ीद जो है बोझ डालना ये किसी हद तक नाजायज़ है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से इस फ़ैसले को हम एक मुस्तहसन कदम कह सकते हैं। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो PTI में मुख्तलिफ़ धड़े जो हैं वो अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। कहीं असद कैसर अपनी बोली बोल रहे हैं तो कहीं अलीमा ख़ान अपनी बोली बोल रही हैं और कहीं शेर अफजल मरवत अपनी ज़बान बोल रहे हैं और बैरिस्टर गौहर अपनी ज़बान बोल रहे हैं और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अपनी ज़बान बोल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसने ऐसी सूरत हाल पैदा की हुई है कि ऐसा लगता है कि PTI इंतशार का शिकार हुई है और कोई हम आहंगी या कोई यक ज़बान होने वाला मामला नज़र नहीं आता। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि बानी PTI
عمران خان جیل میں ہے اور جو آدمی جیل میں ان سے ملاقات کر کے آتا ہے وہ وہاں سے عمران خان کا ایک میسیج لا کر عوام کو یا میڈیا کو دیتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی آتا ہے وہ جو ملاقات کر کے آتا ہے تو وہ جو میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے بات کرتا ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے اس نے پی ٹی آئی میں ایک خلفشار کی سی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور اس خلفشار کے نتیجے میں ایک اور جو سوشل میڈیا پر صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ شاہد آفریدی کے حوالے سے ہے کہ شاہد آفریدی پر آج کل جو ہے پی ٹی آئی کے ٹرولرز جو ہیں وہ تیزی سے حملہ آور ہوئے ہیں، اور شاہد آفریدی پر حملہ آور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کی جانب سے حکومت کی حمایت میں بیان دے دیا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے 23 مارچ کی پریڈ میں شرکت کی جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائیں۔ اور چونکہ شاہد آفریدی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح سے عمران خان بطور کرکٹر ہیرو بن کر اب سیاستدان بن گئے ہیں، تو شاہد آفریدی بھی اپنے کرکٹ کے حوالے سے نیشنل ہیرو ہیں، اور شاہد آفریدی میں شاید کوئی پوٹینشیل ایسا نظر آنے لگ گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ کہیں وہ ریپلیس تو نہیں کریں گے عمران خان کو، اور اگر وہ عمران خان کو ریپلیس کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سیاست میں آتے ہیں تو لوگ انہیں بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اگر وہ بہت بڑے سیاستدان یا عمران خان کے لیول کے سیاستدان نہ بھی بن پائے تب بھی وہ اتنے سیاستدان ضرور بن جائیں گے کہ ایک بڑی تعداد ان کے فالوورز کی ان کے ساتھ چلے گی، اور یہی خطرہ جو ہے پی ٹی آئی کو شاہد خان آفریدی میں محسوس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اور سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیز ایک دفعہ آ جاتی ہے وہ بڑی ٹرول کرتی ہے، اور اس میں پھر حامی اور مخالف دونوں طرف سے جو ہے ایک خوبصورت بحث چھڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ خوبصورت بحث جو ہے وہ انتہائی نازیبا الفاظ کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم تنقید کریں لیکن برداشت کا مادہ بھی پیدا کریں، اور تنقید اور برداشت دونوں کے درمیان جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اخلاقیات۔ تو اخلاقیات کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، اور ذاتی زندگی پر حملے کرنا یہ اخلاقیات کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔